ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ जन्म भूमि ਨੂੰ गाला नहीं कढ़ सकते जी। पंजाब बरे सगीर पाको हिंद की शान है। गो कांग्रेस की साजिश ने पंजाब को तकसीम कर दिया, लेकिन दोनों पंजाबों की मोहब्बत, खलूस और तहजीबी इक़दार को ख़त्म ना कर सके। पंजाब की खुशकिस्मती है कि ये जिंदा दिलों का सूबा है। पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान हैं, जबकि भारतीय पंजाबियों की अक्सरियत सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन भारत की तरफ से रोज़े अव्वल से ही ऐसा तासुर मिलता रहा जैसे अखंड भारत के ख्वाब ने पाकिस्तानी वजूद को भारतीय हवास पे सवार कर रखा है। अगर भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पे नज़र डालें तो नज़र आएगा कि इस प्रोपेगेंडे का महवर पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट है। मज़े की बात है कि जहां भारतीय सरकार और एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी पंजाब से खौफ और नफरत रखती है, वहीं खुद भारतीय पंजाब के लिए भी सिवाय हकारत के इसके दिल में और कुछ नहीं। इस बार भारत में रिकॉर्ड बारिशें हुई। भारतीय पंजाब के कुछ इलाकों में पानी 15-15 फुट तक आ गया, जिसकी वजह से अरबों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। एक ऐसे आलम में जब पंजाब को नाम नहाद अपनों की मदद की ज़रूरत थी, उस वक़्त भारतीय रियासत हरियाणा और राजस्थान ने फ्लड गेट्स खोलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान जे पानी ना लैंदा तां पूरा पंजाब डुब जाना सी। हरियाणा अते राजस्थान ने तां पिठ विखा दित्ती, डुबण लई इकल्ला पंजाब छड्ड दित्ता, जिसकी वजह से भारतीय पंजाब एक तालाब का मंजर पेश करने लगा। खदशा था कि पूरा पंजाब इस आफत से तबाह हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी पंजाब ने अपने भारतीय पंजाब के भाइयों का हाथ पकड़ा और हेड सलमानकी के फ्लड गेट खोल दिए, जिसकी वजह से भारतीय पंजाब के सैलाबी पानी को निकलने का रास्ता मिला। पाकिस्तानी महकमा आबपाशी के मुताबिक अगर फाजिल्का के करीब पाकिस्तान की जानब से वाटर प्रोजेक्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते तो भारतीय पंजाब के हालात और भी ख़राब हो सकते थे। भारतीय हकाम अब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस कदम से पंजाब तबाही से बचा। दूसरी जानब पाकिस्तान ने रावी के बहाव को भी रोकने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर के सरहदी इलाके भी डूबने से बच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। दोस्तों, ये महीना पाकिस्तान का भारत के ऊपर भी बहुत सख्त गुजरा। इसकी वजह ये थी कि एक तो मानसून के अंदर बारिशें होती हैं, लेकिन इस दफ़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उसने तूफ़ानी बारिशें जो हैं वो हमारे इस खिते पे बरसाई। और आपको बताता चलूँ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक इसलाह है बेसिकली, कि ये तूफान जो है ये बनता है मेडिटेरेनियन से और आके बरसता है बरे सगीर पाको हिंद के अंदर। और इस दफा तो इतनी हद हो गई कि आपको याद होगा कि खुद हम लाहौर के अंदर जो है सुबह 3 बजे बारिश शुरू होती थी और शाम 7-8 बजे तक लगातार बारिश चलती थी। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी हुआ, और ख़ास तौर पे जो इंडिया की नॉर्थ की रियासतें हैं, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है और उसके अलावा जो हिमाचल है, वहाँ पे बहुत बारिश हुई। अब बारिश का पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और नीचे आ जाता ही है स्टेट ऑफ पंजाब, जिसे ईस्ट पंजाब भी कहते हैं। और अब हुआ ये कि होना ये चाहिए था कि जब पानी पंजाब में पहुंचा तो फ्लड गेट्स खोल दिए जाते, खासतौर पे इंदिरा कैनाल के और इस तरह की दूसरी जो सपोर्टिंग कैनाल्स हैं, ताकि वो पानी एक ही दूर के अरब के अंदर चला जाता। लेकिन मोदी सरकार, जिसने 2014 से अभी तक इस खिते को सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, उसने इस बहाने पे ये फ्लड गेट्स खोलने से इनकार कर दिया इंदिरा कैनाल के, क्योंकि ये जो पानी है इसके अंदर मिट्टी बहुत ज्यादा है, सिल्ट बहुत ज्यादा है और ये हमारा जो नहरी निज़ाम है उसे बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई कि 18-18 फुट तक पानी जो है वो खड़ा रहा। और इसके साथ साथ हमने देखा कि दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई, क्योंकि वहाँ पे जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी के साथ उनका जहन नहीं है। इस वजह से बीजेपी ने उनको भी खराब करना जो है
उस जगह को भी खराब करना जो है वो पसंद किया, ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ जो है अवाम के अंदर एक नफरत पैदा हो। आज मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। सर लुकमान मौजूद हैं। सर लुकमान सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर बिजनेस रिपोर्टर हैं और कई दहाइयों से इस फील्ड के अंदर हैं, और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ये फारुल तहसील है। उनके साथ मौजूद हैं पाकटक.com के एडिटर सलमान लाली, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक जाना पहचाना नाम है। आज हम गुफ्तगू करेंगे, देखिए हमारा काम चीज़ों का एनालिसिस करना है। आज हम बात करेंगे पंजाब। जब हम इंडियन प्रोपेगेंडा को देखते हैं तो उसका महवर पंजाब, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट है। चलो पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा एक समझ आती है, लेकिन एक हैरत अंगेज चीज बताऊं कि अगर आप इंडियन पंजाब की भी हिस्ट्री देखें तो 47 से लेके अब तक इंडियन सरकार, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का सबसे ज्यादा नापसंदीदा तरीन रियासत या सूबा कोई रहा है तो वो पंजाब रहा है, और खास तौर पे उस पर सिख। आप जानते हैं कि अब तो वहाँ पे हिंदुत्वा की गवर्नमेंट है जो कल्चरल जस्टिफिकेशन देती है हिंदू नेशनलिज्म, लेकिन सिख जो कि इंडिजिनस जो मजहब है इस धरती का, वो अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से वो बीजेपी की जो है लाइन ऑफ फायर में है, और हम देख रहे हैं कि तूफान सिंह की गिरफ्तारी, उससे पहले जो है किसानों का एहतजाज था, सिद्धू मूसा वाले को जो कत्ल है, वो भी सारी उंगलियां जो है आरएसएस और सब हिंदू सरकार की तरफ जाती है। तो सर पहले तो आपसे मैं शुरू करूंगा। इस दफा सर बड़ी बारिशें हुई हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो पहले भी आती थी सर, इस तरह नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत थी कि इस दफा वेदर जो है बड़ा एक्सट्रीम आया हमारे स्टेट के अंदर? इसमें जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज का बड़ा फैक्टर है, जो कि हम तो इसको गैर महसूस तरीके से जो हमारी तरफ आ रही है। अक्सर जो इसे जस्ट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते हैं जितने हमारे मेट्रोलॉजिस्ट से कई ऐसे मिला जो क्लाइमेट चेंज को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पे लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। टाइम विंडो बदल रही है, बारिशों की टाइम विंडो बदल रही है, एक्सट्रीम वेदर जो है उसके इंसिडेंट ज्यादा हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं। आप कभी तसव्वुर करें कि लाहौर में 26 फरवरी 2010 को एक बर्फानी वाली कैफियत थी, बर्फ वाली कैफियत थी। एक्चुअली दैट वाज हेल स्टॉर्म, लेकिन लुक यही दे रहा था बर्फ स्नोफॉल की। इस आप जो इतने भी ऐसे जो मौके जो सावन में बारिश होती थी, अब आपको वो बारिश पहले मिल जाती है। वो बारिश जो कि 10 दिन तक जारी रहती, जड़ी लगती थी, अब जड़ी नहीं लगती। अब जितनी बारिश 10 दिन में होनी होती है, कई दफा 10 घंटों से भी पहले हो जाती है। क्लाउड बर्स्ट के वाकयात बढ़ गए। तो इस तरह एक जो क्लाइमेट चेंज है इसका इफेक्ट यकीनन फिर पूरे साउथ एशिया पे भी आ रहा है। वो मानसून ट्रेजेक्टरी जो कि पहले समझ लें कि मिड मई में शुरू होती थी, अब वो भी डिस्टर्ब हो रही है। अब इस वक्त की जो बारिशें दे लें, ये एक वो फिनोमिना है जिसके बारे में आमतौर पर साउथ एशियन इसका तस्वर भी नहीं करते थे। और जितनी बारिशें उधर इंडियन पंजाब में आई, उतनी तकरीबन वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तानी पंजाब में हुई। और उसका इम्पैक्ट जब आप देखें कि इंडिया ने 3 दरियाओं पे 3 डैम बनाए हैं। आप बाकड़ा को देख लें जिसकी वजह से सारा इसको फसाद पड़ा, और वो है उसके ऊपर सतलुज पे। आप ब्यास में पोंग है, और थीन या रंजीत जो डैम है वो इसके ऊपर रावी के ऊपर है। यानी तीनों मशरकी दरिया के लिए उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। लेकिन क्या वो इन दरियाओं का करता है? वो इसे सिर्फ इन दरियाओं को फ्लड रिलीज रिवर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के। और यही अब हुआ। अब भी उन्होंने जो, अगर आप देखें तो जब दोनों स्टेट्स ने उनसे पानी लेने से इनकार किया, इंदिरा गांधी के नाल से पानी जो राजस्थान नहीं किया, बाकी जो हरियाणा ने या हिमाचल ने भी पानी जितना उसे चाहिए तो नहीं लिया, अब बाकड़ा को छोड़ दिया गया। इंडियन पंजाब ने बाकड़ा डैम से पानी के रिलीज को अपोज किया था, लेकिन उन्होंने अपोज जो करने के बावजूद कि उन्होंने सिंपली कोई उन्होंने इंतजार नहीं किया और तबाही भी हुई। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान अगर उस मौके पे ना करता, जो पाकिस्तान कई दफा उसको रजिस्ट करता रहा माजी में, आप जो मोस्टली पानी नहीं लेते थे, जो वैसे आया था पानी आया था। अब क्या है कि सतलुज जो है वो एक शाम की तरह घूमता है,
इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 2-3 दफा इधर आता है, 2-3 दफा उधर जाता है। अगर पाकिस्तान वहां रोक लेता तो बड़ी आसानी से बच सकता था, लेकिन उससे होता क्या, इंडियन पंजाब जो उसमें मालवा का जो एरिया है उसमें 11 डिस्ट्रिक्ट है, बठिंडा, आप बोहर देख ले, जितने इलाके ऐसे हैं जो कि कपास के इलाके हैं। इंडिया की जितनी बीटी कॉटन है वो ज्यादातर इन इलाकों में हो रही है और बड़ी कामयाब रही है। वो तबाह हो जाती फसल, अवाम तबाह हो जाती। अब आप जो आपको ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जो सिखों की सेलिब्रेशन नजर आ रही है, पाकिस्तान के हक में नारे नजर आ रहे हैं, वो यही वजह है कि हमने वो सारा बोझ खुद ले लिया। अब मैं खुद दरिया पे पिछले दिनों रावी पे जाता रहा हूँ, अभी जब प्रॉब्लम आया तो हमें बहुत सारा पानी वो लेना पड़ा जो हम शायद अवॉइड भी कर सकते थे कई मौकों पे। तो ये एक वाकई बड़ा फर्क था, जो एक मेट्रोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट भी है इसका, लेकिन इसके साथ ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट जो पाकिस्तान ने दिखाया वो उसकी तारीफ की जानी चाहिए थी इंडिया की तरफ से, लेकिन इंडिया ने तारीफ नहीं की। उल्टा क्या हुआ, अब आप देखिए जो पिछली एक मीटिंग हुई है ब्यास बाकड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की, उस बीबी एमपी जो है उसका इदारा, वहां पे इंडियन पंजाब के लोगों ने शोर मचाया कि भाई हम तो आम हालात में जब पानी हमें जरूरत होती है हम आपको देते हैं, लेकिन अब आपने सिर्फ मडी वाटर की कह के पानी नहीं लिया कि सिल्ट बढ़ जाएगा। तो ये एक नाइंसाफी हुई। लेकिन सेंट्रल जो उसकी गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है वो उसी तरह एडमेंट है, उनके जेहन में अभी भी है कि इंडियन पंजाब ने गलत किया, ये पानी इसको नहीं, पाकिस्तान को देना नहीं चाहिए था। तो बाकड़ा से भले से आता, लेकिन आगे उनको रोकना चाहिए था पानी। यानी दो मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं कि आप पानी आपके पास जो आ रहा है आप उसे खुद तकसीम नहीं कर रहे रियासतों में, और उल्टा ये भी उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान को पानी दिया और पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाना था। सर इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, सलमान आपकी तरफ आऊंगा। यार इंदिरा कैनाल बनाई गई ताकि पाकिस्तान को जो पानी मिलना था वो खत्म हो जाए और राजस्थान तक प्लांटेशन जो है वो तैयार हो जाए। क्या वजह है यार कि इस दफा पंजाब से ऐसा क्या कसूर हो गया कि 18-18 फुट वहां पे पानी खड़ा करना तो मंजूर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और ना इमदाद के बारे में उस तरीके से स्पीड आई है। तो सिख एड वगैरह जैसी तंजीमें थी जो फौरन वहां पे पहुंची, गुरुद्वारे थे जिन्होंने अवाम को रेस्क्यू करने दिया, लोगों के सामने उनका सब कुछ तबाह हो गया, मवेशी तबाह हो गए, और इंडियन गवर्नमेंट सोई रही। और ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी पंजाबियों की तरफ से अपने सिख दोस्तों के लिए जो है एक हमने देखा कि बड़ा जबरदस्त किस्म का कि हमने उस फ्लड को जो है वो सलमान की से हो या फिर हमने रावी के अंदर उसे गुजरने दिया ताकि पंजाब इंडिया का तबाह ना हो। तो वो तो इंडिया का पंजाब है यार, इंडिया ने अपने पंजाब को नहीं देखा, और इंडियन पंजाब को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई पाकिस्तानी पंजाब आगे आया। क्या कहोगे यार, क्या हो रहा है इंडिया के अंदर? देखें, आज मैं एक तल्ख बात अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं करना चाहता हूं, और वो तल्ख बात यह है कि इंडियन पंजाब के हमारे जो भाई, जो हमारे दोस्त हैं, उनको मास्टर तारा सिंह के जो मेलोड्रामेटिक नारा उन्होंने लगाया था आउटसाइड पंजाब असेंबली, वो उसकी सजा मिल रही है, जिसके नतीजे में फिर पंजाब तकसीम हुआ। और पंजाब तकसीम होने के फौरन ही बाद क्या हुआ जी, इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया जी, और तब से लेकर अब तक दिल्ली के अंदर फसादात हुए, पूरे भारत भर के अंदर फसादात हुए, और उसका नतीजा जो है और उसका जो सिख या पंजाबी साइकी के ऊपर जो असर है वहां पर, वो बहुत गहरा है। लेकिन जो जुल्म का सिलसिला माजी में हम देखते आ रहे हैं वो अभी तक चलता आ रहा है, और पंजाब को इसलिए पनिश करना भी बहुत जरूरी था कि वहां से बीजेपी नहीं जीती, वहां से आप जीती। उससे पहले कांग्रेस जीतती रही और अब आम आदमी पार्टी जो है वो जीतना शुरू हो गई। तो ऐसी सूरत में आपको पनिश करना होता है ऐसी पॉपुलेशन को जो डेफिएंट हो, जो अपने कल्चर को लेकर चलती हो, या जो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर चलती हो। फिर आपने सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र किया, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जी। उसको एक बेसिकली मारा था, एक गैंग के बंदे ने मारा था, और गोल्डी ब्राल उसका बड़ा एक मशहूर वो गैंगस्टर है, उसने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, और उस गैंग का जो लीडर है वो एट द मोमेंट इंडियन
जेल के अंदर, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर है, लेकिन आपको यूट्यूब पर उसके जेल से इंडियन टेलीविजन चैनल्स को दिए जाने वाले इंटरव्यूज भी मौजूद हैं, वो आपको मिल जाएंगे और वो आप देख सकेंगे। और जिसमें वो सलमान खान जो इंडियन एक अदाकार हैं उनको भी वो धमकियां देते नजर आते हैं। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि वो जो गैंग है और वो जितना बड़ा गैंग है और जिस तरह से उसका जो सरबराह है वो जेल के अंदर एंजॉय कर रहा है, उसके पास टेलीफोन है और वो हाई सिक्योरिटी जेल है दिल्ली की जिसके अंदर उसे रखा गया, वहां पर दहशतगर्दों को रखा जाता है। वहां से वो इंडियन टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू देता है और वो खुलेआम धमकियां देता है मशहूर शख्सियात को, और सिद्धू मूसेवाला के हवाले से भी इंतहाई वो मुतनाज़ा किस्म के बयान देता है। और ये सारी बातें हो रही है ना, मेरा इसमें जो पर्सनल असेसमेंट है वो ये है कि इसके पीछे रॉ है, ये जो गैंग है पर्टिकुलर, ये रॉ का एक काम हमें नजर आता है। दूसरी बात, जहां तक पंजाब के अंदर है, तो जहां जहां पर भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाई जाती है या वहां के अवाम जो है वो बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, या जहां जहां पर माइनॉरिटीज पाई जाती हैं, जहां जहां पर वो एक सेकुलर इंडिया का मुतालबा करते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसको बरकरार रखने का वो मुतालबा करते हैं, वहां वहां पर जुल्म होता है। मणिपुर में क्या हो रहा है, उससे पहले कश्मीर में क्या हो चुका है। तो अगर कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद कोई भारत के अंदर ये समझे, बिलखसूस माइनॉरिटीज के अंदर, कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उन्हें इसका मजा नहीं चखाया जाएगा, उनको सजा नहीं दी जाएगी, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी खामख्याली है, ये सियासी खामख्याली। और इसके पीछे न सिर्फ ये कि आरएसएस का एक माइंडसेट है, उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा अजीत डोभाल साहब का माइंडसेट है। और वो इस तरह का जो इस तरह की जो मामलात होते हैं उनको इस तरह से वो डील करना अच्छी तरह से जानते हैं। और 83 के अंदर जो गोल्डन टेम्पल में हुआ, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन एज वेल। तो उनके भी कोई अच्छी यादें नहीं है इस सिखों के साथ और पंजाबियों के साथ, बिकॉज ही वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट ऑपरेशन एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है या कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ वहां पर हालात और थे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मशरकी पंजाब में जो कुछ होगा उसका मेरे ख्याल में काफी ज्यादा नुकसान होगा। जो जख्म लगाए गए पंजाब को तकसीम करके, उसकी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश करके, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के मजालिम ढाकर, और फिर अभी ये जो लेटेस्ट आपने जिसकी इतनी जबरदस्त तफसील सर लुकमान ने भी बताई, आपने भी उसका जिक्र किया, उसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। और इंडिया, मैं हैरान हूं कि दुनिया की इतनी बड़ी मईशत बन चुका है, टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, उसकी बड़ी बड़ी ग्लोबल एम्बिशंस हैं, इकोनॉमी वाइज भी और पॉलिटिक्स में भी वो रोल प्ले करना चाहता है। वो जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी मेंबर बनना चाहता है, परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन इतनी कमजोरी और इतने तंगदिली का मुजाहरा ये हुकूमत कर रही है भारत की, मुझे लगता है कि ये इनके जो एम्बिशंस हैं इसका गला ये खुद ही घोंट देंगे इस तरह की पॉलिसीज के साथ। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा कि 1940 में पहली दफा सिख होमलैंड का नारा लगा, खालिस्तान का एक पंफलेट छाया हुआ, तारा सिंह को ये यकीन दिलाया गया कि आपकी रियासत बना के दी जाएगी और वहां पे सिखों को आजादी होगी। लेकिन फिर हमने देखा 60s के अंदर से दोबारा ये क्वेश्चन किया जाने लगा कि हमें वो नहीं दिया जा रहा जो हमसे वादा किया था। हमने देखा कि इस चढ़दे पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, हरियाणा को अलग कर दिया गया, हिंदू मेजॉरिटी थी, सिखों को पंजाब के अंदर छोड़ दिया गया, और हिमाचल जो है उसको बहुत से इलाके पंजाब के देके जो है वो एक अलग रियासत बना दी गई। फिर जब इंडस्ट्री लगाने की बात आई तो पंजाब को इसलिए निगलेक्ट कर दिया गया कि जी यहाँ पे क्योंकि फसलें होती हैं और पूरे हिंदुस्तान को पंजाब पालता है, तो इंडस्ट्री को हम दूसरे सूबों में लगाएं ताकि रॉ मटेरियल पंजाब पैदा करे और उसके फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना कमाइयां राजस्थान और बाकी सूबे करें। सर आज यानी कि मैं अब पंजाब, मैं पश्तून हूँ, लेकिन पिछले कई सालों से, दहाइयों से, मेरे दादा के जमाने से हम पंजाब के अंदर रह रहे हैं, और पंजाब से ज्यादा सेकुलर, पंजाब से ज्यादा ओपन, कि आपके साथ हिंदू बैठा हुआ है, क्रिश्चियन बैठा हुआ है, यू डोंट केयर, आप एक भाईचारे की फजा के अंदर एक कल्चर से, एक जो है
पॉजिटिविटी से, ये सूफिया का सूबा है, यहाँ पे सूफिया है कि पहले तो पंजाब को तोड़ दिया गया, फिर मेरे उस चढ़दे पंजाब के साथ ये हालत की गई कि आज वो बेकसी की एक नजीर बना हुआ है। और अगर हम पाकिस्तानी पंजाब जो है, मैं जो है वजीर आला पंजाब को इसका क्रेडिट दूंगा कि बर वक्त फैसले पे जिस तरीके से उन्होंने अपने पंजाब को बचाया, इसकी नजीर नहीं मिलती। ऑल्दो पहले भी कई दफा हमने मदद की है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि पंजाब के साथ इतनी नफरत है हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, चाहे वो बीजेपी हो या वो चाहे कांग्रेस की हो, पंजाब ही क्यों सफर करता है हिंदुस्तान के अंदर? पंजाब के बारे में जो आमतौर पर शुरू से ही है कि पंजाबी जो थे, जब शुरू में पंजाबी सूबा तहरीक चली उधर, तो उन्होंने कहा कि ये जो है सिखिज्म को प्रमोट कर, ये सिख एक अलग एंटिटी है। अब टू नेशन थ्योरी जाहिर तो खत्म हो गई थी, इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बन गया, लेकिन एक दूसरी टू नेशन थ्योरी शुरू हो चुकी थी। अब अगर देखें आगे कि जब वो सूबे बनते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, सितंबर 1966, जब ट्राइफर्केशन होती है पंजाब की, तो उसमें बड़ा क्लियर ये चीज नजर आती है आपको। देखें ना, अब उन्होंने जो ये हरियाणवी बोलने वाले या हिंदी बेल्ट के जो लोग थे उनको अलग कर दिया, जैसे एक बकरे की पुट की बोटी नहीं अलग कर देते, उसे उन्होंने अलग कर दिया। अब वो इलाके जो कि हिल स्टेशन थे, जो टूरिज्म के लिए बड़े सूटेबल थे पंजाब के से, वो आपने हिमाचल को दे दिए। अच्छा, अब सूरत क्या रहेगी? अब आपके पास टोटली वो रह गया इलाका जहां पे या तो आप आर्मी पैदा कर सकते थे और या फिर फसलें पैदा कर सकते थे, और इसके लिए इंडस्ट्री के लिए बहुत कम जगह थी। वजह क्या थी कि आप देखें ना, आप अगर देखें तो जो लुधियाना का थोड़ा सा एरिया या बटाला का थोड़ा सा एरिया, आपको कुछ ऐसे एक आइलैंड नजर आते हैं वहां पंजाब में जहां पे थोड़ी सी कोशिश की गई। लेकिन आपको बहुत सारा जो इलाका है वो आपको या एनसीआर में उन्होंने डेवलप किया। जैसे आप नोएडा देखें, जो नोएडा को डेवलप कर दिया, जो कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जो न्यू दिल्ली के साथ है उसमें आपने डेवलप कर दिया। फिर आपने जो गुजरात को डेवलप कर दिया, आपने महाराष्ट्र को डेवलप कर दिया, आपने जो आगे साउथ में जैसे आईटी कैपिटल बना दिया आपने बेंगलोर को या दीगर इलाके थे। आपने पंजाब पे इतना जोर नहीं दिया, वही कहा कि ये लोग सेकेंडरी या प्राइमरी किस्म की प्रोडक्ट पैदा करें, जो उसके हाईली एडवांस जो चीजें हैं वो किसी और सूबे में बने। और साफ ज़ाहिर आप अगर आप उसकी देखें तो इसका तकरीबन आप जो उसकी इंडिया की आबादी का 2% के करीब सिख है, लेकिन जो उनकी जो आर्मी में हिस्सा है वो इससे कहीं ज्यादा है। इसी तरह जो इंडियन डायस्पोरा बाहर है उसमें भी आपको सिख बहुत नजर आते हैं, हर मुल्क में आप कहीं जगह आपको नजर आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको उसका रिफ्लेक्शन उनकी इंडस्ट्री में नजर नहीं आता। खासतौर पंजाब बहुत सारे जो एफ्लुएंट सिख फैमिलीज हैं आपको न्यू दिल्ली में नजर आती। न्यू दिल्ली जो है तकरीबन 25% जो पॉपुलेशन है न्यू दिल्ली की वो पंजाबियों की है, और वो भी सिखों की। जितने लोगों ने माइग्रेट किया इस इलाके से जहाँ हम रह रहे हैं, ये बहुत से लोग न्यू दिल्ली में आबाद हुए, और जो लोग थे पोरेस्ट ऑफ द पुअर आपको ज्यादा नजर आएंगे जो इस पंजाब में। अच्छी फैमिलियां भी हैं यकीनन, जो कि उस जमाने के महाराजा थे, जैसे आपको ये पटियाला के लोग नजर आएंगे, महाराजा टाइप इस टाइप के लोग। लेकिन आपको वो लोग उनको भी उनकी भी उन्होंने बड़े, जैसे पंजाब में कहते हैं मक्खू ठापता है, आप पटियाला की रियासत को तहसील बना दिया। आपने हर रियासत जो थी छोटी छोटी रियासतें, उनको जब रीऑर्गेनाइजेशन की तो उनको जिले या तहसीलें बना दी, उनकी औकात बहुत छोटी कर दी। अब सूरत ये है कि पंजाब का किसान बाहर निकलता है तो उसको ठुकाई उसकी ठीक ठाक हो जाती है। तो ये कैफियत है जिसमें वो इससे मार्जिनलाइज और करेंगे। अभी इसी मजहब की बुनियाद पर मार्जिनलाइजेशन हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जैसा कि उनका सेकुलरिज्म, जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म जिसके बारे में कहते हैं कि सब बराबर है, ऐसा एक्चुअली ऐसा बराबर नहीं है। और ये चीज बड़ी रिफ्लेक्ट होती है जो इंडियन पंजाब में। आप उनकी सिचुएशन को देखें, जब भी कभी कोई ऐसी सूरत होती है तो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन यही चीज कहीं और होती है तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें अभी भी वो सारी चीजें वो उनके ज़हन में है कि ये सिख है। अगर सिखों उनके नाम जो है सिखों के बहुत सारे वो सिंह के साथ भी नाम रखते हैं ताकि वो ना एहसास रहे कि हम उनके साथ ही। पंजाबी सिख भी करते हैं कई दफा, लेकिन
इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स उनके ज़हन में कभी भी नहीं आया कि सिख उनका हिस्सा है। सलमान, आपका क्विक कमेंट चाहूंगा यार। देखो, एक तारीख है पंजाब की, यानी कि जो बुजुर्गों से सुना है, आप तो बल्कि पंजाबी हो, आप तो इस धरती के बेटे हो, सदियों से रह रहे हो। हमने सुना कि सिख मुसलमान जो है इस तरह थे कि मुसलमानों के त्यौहार सिख मनाते थे, सिखों के त्योहारों में मुसलमान शरीक होते थे। एक भाईचारा था, भाइयों से बढ़ के एक मोहब्बत थी। फिर हमने एक फेज देखा कि जो नफरत जो है उसकी दीवारें खड़ी कर दी गई। लेकिन फिर हमने देखा, क्योंकि आप उनको तो नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे अभी भी बाजवे आपको उधर भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मुस्लिम बाजवाज भी हैं, वड़ाइच उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे। इसी तरीके से हर बरादरी जो पंजाब के इंडिजिनस लोग हैं उधर भी हैं, इधर भी हैं। लगता है कि कल्चर ने और वो जो इनकी एक वो जो ब्रॉटअप था, जो कि सूफिया कराम और संतों के जेर असर था, उसने नफरत की उस दीवार को खड़ा नहीं होने दिया। तो आप एज अ पंजाबी इस वक्त जब देखते हो इंडियन पंजाब के अंदर हालत, खास तौर पे इस वक्त, तो क्या फीलिंग्स है आपकी, और आप क्या पैगाम देना चाहोगे अपने सिख भाइयों को? अच्छा, आपने बहुत ही हसास सवाल पूछा है बिलाल, और मैं जेन्युइनली आई फील बैड एंड आई फील हर्ट एक्चुअली। जो हमारी एसोसिएशंस हैं, हमारे इलाके से बहुत से सिख माइग्रेट करके गए जिला चिन्योट से, जिला जंग से एट दैट टाइम। तो बहुत से लोगों के साथ ताल्लुकात थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, बहुत से लोगों के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन अब कोई राब्ता नहीं है। तो हमारे यहाँ एक मैंने देखा है कि अक्सर बुजुर्गों को, तो आजकल यूट्यूब आ गया है, तो उस पर वो इंडियन पंजाब के जो ब्लॉग्स होते हैं, सिर्फ उसकी टेरेन देखने के लिए कि उनका कल्चर कितना पतला है, उनकी धरती का रंग कैसा है, उनके लिबास कैसे है, उनकी जबान कैसी है, और उनके खाने कैसे हैं, तो कोई फर्क नहीं है बुनियादी तौर पर। मजहब का जो फर्क है वो एक बड़ा बुनियादी फर्क है, लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि सूफिया की ये सरजमीन है, और प्लूरलिज्म की जो एलिमेंट है, जो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का एक आज़ादी है, ये फ्रीडम है, वो हमेशा से पंजाब के अंदर रही है। और ये यहाँ का शौक है, लोगों ने बड़े जबरदस्त किस्म की शायरी लिखी है इस पर, और इन सारे मौजूआत को समोया है सूफिया ने भी और दीगर संतों ने भी। एट द मोमेंट सिचुएशन जो बिलाल है वो ये है कि इंडियन पंजाब के अंदर, जैसा लुकमान साहब ने फरमाया कि जो गरीब लोग हैं, क्यों सबसे ज्यादा कनाडा के अंदर आपको सिख मिलते हैं, क्यों यूके के अंदर आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग मिलते हैं, क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स हुई आफ्टर पार्टीशन, उसके बाद लैंड होल्डिंग्स इतनी थोड़ी कर दी गई, और फिर वो आगे जमीनें तकसीम दर तकसीम, नस्लों में, बच्चों में, तो उनके लिए काश्तकारी पर सर्वाइवल नहीं था। फिर वो बाहर जाके मजदूरियां वगैरह करने लग गए। यही वजह है कि आपको ज्यादातर वो लोग नजर आते हैं। पर जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दी गई, यहाँ पर तरक्की नहीं होने दी गई, जिस तरह से राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, या आजकल यूपी के अंदर काफी जोर लगाया जा रहा है, या बाज और रियासतों के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स की गई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो नहीं की गई। और कहा गया कि जी यहाँ पर इंडस्ट्री इसलिए लगनी नहीं चाहिए कि ये पूरे हिंदुस्तान को खिलाता है, एग्रीकल्चर जो है करना है। लेकिन जो किसान था, प्रोटेस्ट हो रहे थे किसानों के, उसकी बुनियादी वजह मोदी साहब के कुछ करीबी समझे जाने वाले बिजनेस टाइकून, जिसमें अंबानी का नाम भी आता है, उन्होंने रिसेंटली कोई चंद एक साल पहले अपनी एक कंपनी शुरू की, सेलुलर मोबाइल कंपनी जियो के नाम से, और वो जियो को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है विद जियो रिटेल एज वेल। अब वो जो उनकी ऐप है वो भारत भर के अंदर जो है वो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं और शॉपिंग वगैरह की फैसिलिटीज जो है वो काम करती है। तो बेसिकली ये कहा गया था कि जी अब मार्केट फोर्सेस जो हैं वो रेट्स को डिटरमिन करेंगे मुख्तलिफ अजनास को, यानी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो जो है या उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मिलकर ये डिटरमिन करेंगे कि गंदम की कितनी कीमत होनी चाहिए, चावल की कितनी होनी चाहिए, गेहूं कितनी होनी चाहिए, कपास की कितनी होनी चाहिए, बिकॉज वो सोल बायर है, सबसे बिगेस्ट बायर है। मतलब उसकी इतनी बड़ी वो कंपनी है कि अगर आप उसका हुजम देख लें पूरी कंपनी का, तो वो शायद कई मुल्कों की जीडीपी से ज्यादा हो, छोटे छोटे मुल्कों के।
तो वो इतनी पावर के अगेंस्ट जो था वो प्रोटेस्ट हुआ, और उसको जिस तरह से भारत ने और रॉ ने बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल रंग दिया और अपने लोगों को शामिल करके उसमें जिस तरह की हरकतें की गई इस सारे मामले को सबवर्ट करने के लिए, वो लाल किले के ऊपर जो वो झंडा लहराना था, वो क्या आपको लगता है ऐसे ही हो गया? ऐसा नहीं हुआ। जो सिद्धू मूसेवाला को मरवाया गया कि ही वाज टर्निंग इनटू एन एक्सट्रीमली पावरफुल वॉइस फॉर द पंजाबीज राइट्स, तो उसको मरवाया गया एंड इट वाज अ साइलेंट मैसेज टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड कि ये फेट जो है आप भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप ज्यादा बोले। बिलखुसूस सिद्धू मूसेवाला जैसे जो दीगर पंजाबी आर्टिस्ट हैं, दे आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडिया एज वेल एज कनाडा एंड यूके एंड अमेरिका, जहां पर भी डायस्पोरा पाया जाता है। तो इट वाज अ साइलेंट मैसेज कि हम आपको उठने नहीं देंगे बुनियादी तौर पर। आपने अभी सुना सर लुकमान को और सलमान लाली को। बहस तो लंबी है लेकिन हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान, सलमान लाली और सर लुकमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos.